स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने कैरेक्टर्स और उनकी कहानियों के साथ में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग करना है वो तो करती ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये मार्वल के आगे के फेजेस और उसकी कहानी को भी इतने बेहतरीन वे में और इतने सटल वे में सेटअप करती है ना कि बहुत सारे लोग इस चीज पे ध्यान देंगे ही नहीं। लेकिन भाई आया है एक एक चीज पे बात करेगा। नीडलेस टू से कि इसमें ब्रांड न्यू डे को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर तुम अवॉइड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सारे एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस की तरह हम लोग इस वाले को भी कैरेक्टर्स के पीओवी से लेके चलेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद हल्क। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में फाइनली हम लोगों ने सैवेज हल्क को देखा, जिसे हमने लास्ट टाइम इन्फिनिटी वॉर में देखा था और थानोस की कुटाई के बाद ये वापस आ ही नहीं पाया था। तो अगर मैं इसको एमसीयू की टाइमलाइन के हिसाब से देखूं तो थानोस ने इसको कूटा था 2018 में इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे, और अब एमसीयू में 2028 चल रहा है। तो मतलब ये महाशय 10 सालों के बाद फाइनली बाहर निकल के आ पाए हैं। और इस पूरी चीज को काफी हेवीली माहौल बना करके सेटअप दिया गया कि ब्रूस बैनर इनहिबिटर लगा करके स्मार्ट हल्क बनने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि ही वांट्स टू लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी में काफी खुश है। वो अवेंजर्स के मूवमेंट्स को भी काफी फनी वे में लेता है और हल्क वाले मूवमेंट्स को भी, ऑल्दो उसके लिए काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। लेकिन 10 साल बीत चुके हैं एंड ही फील्स कि अब वो पार्ट शायद उसने पीछे छोड़ दिया है, बट ऐसे कैसे। सीडी सिंह की जीन ग्रे, जिस पे हम आगे बात करेंगे, वो लफायट स्ट्रीट पे जाती है जहां ब्रूस बैनर रहता है और वहां जाके उसके माइंड को टेक ओवर कर लेती है। उससे पहले वो स्मार्ट हल्क बनाती है। आई एम प्रीटी श्योर कि उसे नहीं पता होता कि सैवेज हल्क क्या है या फिर वो उसे कंट्रोल भी कर सकती है या नहीं। शी डज नॉट गिव अ फक। वो बस डीओडीसी में घुस के अपनी बहन को बचाना चाहती है और वीमैक्स के बारे में जानना चाहती है। लेकिन उसके इसी इंट्रूजन की वजह से जो ब्रूस बैनर ने अपने दिमाग में साइकिक ब्लॉक्स प्लेस किए थे, मतलब हल्क को जहां पर उसने सप्रेस करके रखा हुआ था, वो सारे ब्लॉक्स टूट जाते हैं एंड ऑल हेल ब्रेक्स लूज। We see Hulk in his full glory। और स्पाइडरमैन के साथ हालांकि उसकी एक्शन सीक्वेंस थोड़ी सी छोटी थी, पर देखने में काफी मजेदार। एंड लास्ट में व्हेन वी सी हल्क फॉलिंग, तो वो जानबूझ के नीचे छोड़ता है अपने आप को, लेकिन उससे पहले पीटर उसको ये चीज याद दिलाता है कि वो स्पाइडरमैन नहीं बल्कि पीटर पार्कर है। एंड उस मोमेंट पे हालांकि वो ब्रूस से बात कर रहा था, बट आई फील कि पूरी कन्वर्सेशन हल्क सुनता है एंड ही चूजेस टू लेट गो। इसका रीजन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अगर मुझे स्पेकुलेट ही करना हो तो यहां पर पीटर की याद दिलाने के बाद हल्क उसको एक मोमेंट के लिए थोड़ा ध्यान से देखता है, एज इफ वो याद करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगर हम लोग एमसीयू में स्पाइडरमैन और हल्क के सीन्स को याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें याद नहीं आएंगे, बिकॉज एग्जिस्ट ही नहीं करते। एमसीयू में टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर और ब्रूस बैनर या फिर हल्क किसी ने भी एक साथ स्क्रीन को शेयर नहीं किया है। तो अगर मुझे अंदाजा लगाना ही हो तो मोस्ट लाइकली ये दोनों कैरेक्टर्स ने इंटरैक्ट किया होगा ऑफ स्क्रीन एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क के फ्यूनरल के टाइम पर। एंड वहां पर ब्रूस को स्पाइडरमैन के बारे में पता चला होगा कि ये पीटर पार्कर है। तभी पीटर जब ब्रूस से मिलता है तो एक फर्जी नाम का इस्तेमाल करता है, नेड के। एंड दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि ब्रूस को जब पीटर ये याद दिला रहा था कि आई एम पीटर, तब ये चीज हल्क ने सुनी ना कि ब्रूस ने, क्योंकि ब्रूस की मेमोरी में वो नेड लीड्स है। एंड ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि कॉमिक बुक्स में हल्क और स्पाइडरमैन के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मूवमेंट है जहां पर स्पाइडरमैन भी कुछ कुछ ऐसा करता है कि पूरी दुनिया को बता देता है कि वो पीटर पार्कर है। एंड देन ही यूजेस मैजिक, मतलब वो मेफिस्टो के साथ डील कर लेता है, जिस वजह से पूरी दुनिया भूल जाती है कि वही स्पाइडरमैन है, लेकिन हल्क को याद रहता है। जब स्पाइडरमैन हल्क से बात करता है तो हल्क उसको स्पेसिफिकली बताता है कि हल्क रिमेंबर्स। और आई फील कि यहां पर भी ऐसा कुछ है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक तौर पे इसको शेयर नहीं किया गया, लेकिन आई फील कि इस मोमेंट को ये लोग आगे बिल्ड कर सकते हैं। वो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि इन लोगों ने आगे की चीजों को इतना ब्यूटीफुली सेटअप किया हुआ है कि उनका पे ऑफ जब हमें आगे की मूवीज में मिलेगा तो इट इज गोइंग टू बी सो फन। खैर, इसके बाद ये बताया जाता है कि ब्रूस बैनर को साइकेट्रिक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आई फील कि कोई साइकेट्रिक वार्ड ऐसा बना नहीं है जो हल्क को पकड़ के रख सके। सो ये साइकेट्रिक वार्ड अगर है तो राफ्ट में होगा। एंड अगर इन्होंने ब्रूस बैनर मतलब हल्क को राफ्ट में डाला है तो वहां पर एक हल्क ऑलरेडी मौजूद है, थंडरबोल्ट रॉस का रेड हल्क, जो हमने कैप्टन अमेरिका में देखा था। एंड उसके साथ में इनका विलन लीडर भी वहीं पर है। एंड कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में लीडर ने इंकर्जन्स की बात करी थी, मतलब उसने इंट्रूडर्स की बात करी थी कि इन्वेजन होने वाला है। एंड अगर मार्वल चाहे तो इस चीज को आगे क्रिएटिवली यूज कर सकता है। ऑल्दो डूम्सडे इज सो फकिंग पैक्ड, मुझे लगता नहीं कि हल्क हमें उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ सीक्रेट वॉर्स में पक्का है। फिर इसके बाद हम लोग सीडी सिंह के कैरेक्टर के ऊपर भी बात कर लेते हैं, विच टर्न्ड आउट टू बी जीन ग्रे। इस चीज को लेकर बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही थी। मैंने खुद भी कहा था कि जीन की पावर्स ऐसे काम नहीं करती, तो इन लोगों ने इस मूवी में इस बात को एक्सप्लेन भी किया है कि जीन अभी उस लेवल पे नहीं है, शी इज जस्ट स्टार्टिंग इट आउट। और हम मूवी में उसे इवॉल्व करते हुए भी देखते हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, ये मूवी इस बात को एड्रेस नहीं करती कि जीन ग्रे को अपनी पावर्स मिली कैसे।
तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन तुम ये मान के चल सकते हो कि वो म्यूटेंट है और बाकी म्यूटेंट्स को कॉमिक बुक्स में जैसे अपनी पावर्स मिलती हैं अपने म्यूटेंट एक्स जीन की वजह से, तो जीन और उसकी बहन सारा को भी उसी तरह अपनी पावर्स मिली होंगी जेनेटिक तौर पे। द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इसकी जो म्यूटेंट एक्स जीन होता है जो किसी भी एक इंसान को म्यूटेंट बनाता है कॉमिक बुक्स में, वो अगर एक्टिवेट होना है तो या तो प्यूबर्टी के टाइम पे एक्टिवेट होगा या फिर अगर उस इंसान को बहुत ज्यादा हेवी ट्रॉमा या पर्सनल लॉस कुछ होगा तो उस टाइम पर वो जीन एक्टिवेट होता है। एंड यही सेम चीज हम इस मूवी में देखते हैं। जब वो हरामी मेट्सगर जीन को उस कमरे में बंद करके अपनी मशीन के सामने उसको एक्सपोज करता है, तब उसे समझ में आता है कि उसकी बहन का जो आखिरी टेलीपैथिक मैसेज जीन तक पहुंचा था वी मैक्स नाम का, उसका एक्चुअल मतलब क्या है। उसकी बहन उसी कमरे में प्रोबेबली उसी सेम चेयर पे बैठे बैठे उसी सेम मशीन के सामने इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी, उसका ब्रेन इतना भयानक तरीके से फ्राई हो चुका था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या देख रही है और किससे क्या कम्युनिकेट कर रही है। मे बी उसने जीन को कुछ और बताने की कोशिश करी हो, बट हर ब्रेन वॉज सो फकिंग फ्राइड कि उसने बस वही चीज बताई जो उसने देखी, जो आखिरी चीज उसने एक्सपीरियंस करी। बस उसके दिमाग ने लगातार वही मैसेज भेजे जो एक पूरा कंप्लीट वर्ड भी नहीं था। इट वॉज जस्ट वी मैक्स विच मेंट नथिंग एंड इट इज सच अ डार्क मोमेंट भाई। मतलब जब मैं उस सीन को देख रहा था ना तो मेरे दिमाग में ये चीज थी कि व्हाट द फक। सो द मोमेंट जीन को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसकी बहन मर चुकी है और उसके साथ क्या हुआ, कितनी बुरी तरह से वो मरी, उसकी पावर्स भयानक तरीके से फटती हैं। मतलब जो चीज वो एक इंसान के साथ कर पा रही थी अब वो एक बबल क्रिएट कर देती है और वहां पर जितने भी लोग हैं उनको साइकिकली ब्लॉक करके फंसा देती है। इट मींस कि अब उस बबल में जितने भी लोग हैं वो सब जीन के कंट्रोल में है एंड इसी पावर का यूज करके वो स्पाइडरमैन पे अटैक करवाती है हैंड निंजास के साथ में, वो भी प्योरली कोऑर्डिनेटेड, जो बताता है कि वो एक सिंगल ब्रेन का काम है। जिस तरह से वो एक दूसरे को पकड़ के एक दूसरे के ऊपर चढ़ के एकदम कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं स्पाइडरमैन के ऊपर, इट फील्स एज इफ जैसे तुम अपना हाथ मूव करते हो ना तो उसके लिए तुम्हारा शोल्डर मूव होता है, एल्बो मूव होती है, रिस्ट मूव करती है, फिर उंगलियां जाकर के किसी चीज को पकड़ती हैं। सो दिस वाज एग्जैक्टली द सेम थिंग विद जीन कंट्रोलिंग द हैंड। बट इसमें भी ना तुम एक सवाल पूछ सकते हो कि अगर ये म्यूटेंट एक्स जीन एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, मतलब किसी के भी अंदर कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, तो फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ, मतलब ये चीज हमें अब क्यों देखने को मिल रही है। तो आई फील कि इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी बहुत बहुत बेहतरीन है। लाइक आई सेड ना कि इन लोगों ने आगे के लिए चीजों को इतना ब्यूटीफुली सेटअप किया हुआ है, तो इस पूरी चीज का एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक वर्ड का है, इट स्टार्ट्स विद एल। खैर जीन को ब्रूस बैनर वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलता, मतलब उसको राफ्ट के लिए पकड़ा नहीं जाता, वो आखिरी में एस्केप कर जाती है। अब अगर उसके भविष्य की बात करी जाए तो वी ऑल नो दे आर ट्राइंग टू सेट अप एक्समैन। हमें अब ये वाली जीन ग्रे डूम्सडे में तो नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगी, जहां पर ये अपने नए एक्समैन को सेटअप करने का काम करेंगे और फिर वहां से ये कैरेक्टर ट्रांजिशन करेगी एक्समैन की जो सोलो मूवी है उसमें। और पता है उस चीज का बेसिस भी इन लोगों ने बहुत ही स्ट्रांगली सेटअप कर दिया है मेट्सकर और डीओडीसी के साथ में। तो बिल मेट्सगर जो हमको मूवी में दिखाया गया ट्रामल टेलमैन का कैरेक्टर, ये समझ में तो आ ही चुका था कि एक नंबर का हरामी है, लेकिन इतना हरामी होगा ये मैंने नहीं सोचा था। तो ये इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके वेपन्स बनाने की कोशिश तो कर ही रहा है जो कि इनहैंस्ड ह्यूमंस को रोकने का काम करेंगे, जैसे कि स्पाइडरमैन और बाकी जितने भी सुपर हीरो सुपर विलन्स है। लेकिन आई फील कि जिस तरह से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक डिफरेंट टैंजेंट पे मूव करती है ना, ये लोग इसे आगे जाकर एक्समैन का एनिमी बनाएंगे। मतलब कॉमिक बुक्स में बिल मेट्सकर का जो कैरेक्टर है वो एक एंटी म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, तो आई फील कि जो डीओडीसी का इसका डिपार्टमेंट है या फिर इंटायर डीओडीसी जो है वो एक्समैन आने तक कंप्लीटली एंटी म्यूटेंट हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये लोग इसको रीनेम करके डीओडीसी से ट्रास्क इंडस्ट्रीज बना दे। इफ यू डोंट नो तो बॉलीवुड ट्रास्क कॉमिक बुक्स में is the person responsible for creating sentinels and anti-mutant बनने के लिए इनके पास एक बहुत ही अच्छा हथियार आ चुका है which is the inhibitor। तो तुम लोगों ने बाकी एक्समैन मूवीज या उनकी कॉमिक बुक्स या कार्टून्स अगर देखे हैं तो उसमें वो लोग एक इनहिबिटर कॉलर का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी म्यूटेंट को अगर पहना दिया जाए तो वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता। आई थिंक डेडपूल 2 में था ये। तो इसका सेटअप हमें ब्रांड न्यू डे में दे दिया गया है। पीटर पार्कर जो इनहिबिटर इन्वेंट करता है वो एक प्रोटोटाइप है जो आगे जाकर के एक्समैन और म्यूटेंट्स को रोकने का एक बहुत बड़ा हथियार बनेगा। कैन यू इमेजिन एक्समैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा वेपन इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय पीटर पार्कर। इंटरेस्टिंग टाइम्स। तो मुझे नहीं पता कि एक्समैन की जो पहली मूवी होगी वो किस मेन विलन को दिखाने के ऊपर फोकस करेगी, लेकिन हाँ ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप है
जो इन लोगों के पास मौजूद है। इसको ये इस मूवी में नहीं तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज एक्समैन के भले ही लाखों विलन्स होंगे लेकिन इंसानों से बढ़ के उनका कोई विलन है नहीं। प्योर रेसिज्म तो खैर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, जेनेटिसिज्म। फिर स्पाइडरमैन और उसके दोस्तों पे भी बात कर लेते हैं। तो ये मूवी ना नो वे होम में जो पीटर ने एक्शंस लिए थे, जो उसकी चॉइसेस थी, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस से डील करने के ऊपर है कि कैसे फाइनली पीटर को चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, जो पिछले 4 साल से डिनाई करता आ रहा है। उसे नेड और एमजे एक बार फिर से मिलते हैं। एमजे को पता चल जाता है कि पीटर पार्कर एक्चुअली में कौन था, लेकिन वो उसे याद नहीं है। इट इज समवॉट लाइक दी स्टार लॉर्ड एंड गमोरा मोमेंट टू थिंक अबाउट इट। तो एमसीयू के दोनों पीटरों की हालत बहुत खराब है, दोनों के पुराने प्यार को वो याद ही नहीं है। लेकिन जिस मेच्योरिटी के साथ में इन्होंने इस पूरे मैटर को हैंडल किया ना, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि एमजे को वो याद नहीं है तो उसके अंदर पीटर को लेके कोई फीलिंग्स भी एग्जिस्ट नहीं करती। एक टाइम पे होंगी, लेकिन अगर वो मेमोरीज ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर फीलिंग्स कहां से होंगी। तो शी अंडरस्टैंड्स कि कुछ हुआ था, लेकिन क्योंकि उसे वो याद नहीं है तो वो पीटर को उस फॉर्म में अब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही साथ देयर इज समथिंग जो पीटर को उससे दूर जाने भी नहीं दे रहा है, क्योंकि जब पीटर उसको छोड़ के जाने लगता है तो वो उसको अपने अपार्टमेंट में इनवाइट कर लेती है। नेड और उसके बीच में इंटरेक्शन देखती है एंड देन हम आखिर में उसे मिडटाउन हाई की छत पे बैठा हुआ देखते हैं, जो अपने उसी ब्लैक डालिया नेकलेस के साथ में उसको थोड़ा सा फिडल कर रही है। अगर उसे पीटर को एक्सेप्ट नहीं ही करना होता ना तो वो उस नेकलेस को भी नहीं पहनती, लेकिन वो छत पे बैठती है, कुछ सोचती है एंड देन शी स्माइल्स। और इस वाले शॉट को भी एकदम डेलिबरेटली बहुत छोटा रखा है, बहुत सटल रखा है, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि अभी पीटर और एमजे के रिलेशन को इन्हें कहां लेके जाना है अगली मूवी में। तो इन लोगों ने एकदम ऐसा किया कि हाँ थोड़ा है थोड़ा नहीं भी। पर आई एम ग्लैड कि वो सेम चीज नेड के साथ में नहीं होती है। पीटर और नेड का हैंडशेक, भाई यार क्या मोमेंट था, क्या मोमेंट था। आई मीन इफ आई रिमेंबर करेक्टली तो शायद ये पहली स्पाइडरमैन मूवी है जो एक फाइनल स्विंग पे कंक्लूड नहीं होती। हो सकता है एक आध और कोई हो, मुझे याद नहीं है, बट ये मोमेंट इतना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये हमें होप देता है, which is what Spider-Man is all about. And if you are still confused कि क्या नेड ने उसको पहचाना था या नहीं, तो मैं तुमको बता देता हूँ, पहचान लिया था उसको। Like there is a very very small moment कि तुम पलक झपकाओगे और तुमको मिस हो जाएगा। जैसे ही वो लोग उस हैंडशेक को कंप्लीट करते हैं, नेड की आंखें एक दो बार ब्लिंक करती हैं जैसे कोई स्पेल टूटा हो, और उसे अचानक ही कुछ खोया हुआ याद आ गया। एंड देन ही सेज पीटर, मतलब उसने उसको पहचान लिया। वो इस टोन में बोलता है जैसे वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हो। फिर अगर मैं पीटर पार्कर की बात करूं तो फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि भाई मार देंगे। जब पनिशर की गोली उसको आके लगती है ना, आई थॉट कि शायद ये लोग स्पाइडरमैन को मार देंगे एंड दैट वुड टोटली एक्सप्लेन कि डूम्सडे में क्यों नहीं है। बट या वो वाला मोमेंट एकदम कॉमिक बुक पैनल को डिपिक्ट करता हुआ, जहां पर फ्रैंक स्पाइडरमैन को कैरी करके जाता है एंड ही इज अबाउट टू डाई, और फिर स्पाइडरमैन को ठीक किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल कि यहाँ पर कितने लोगों ने पीटर पार्कर का फेस देख लिया। आई वुड गेस कि कम लोग होंगे, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स, नर्सेज और जो भी स्टाफ स्पाइडरमैन का ध्यान रखने के लिए रखा गया था, उन्होंने तो एटलीस्ट देख ही लिया होगा। क्योंकि सबसे पहले तो उसकी सर्जरी हुई होगी, बिकॉज जो बुलेट पनिशर ने मारी थी वो थ्रू नहीं निकली। अगर वो थ्रू निकल जाती तो वो फिर जीन को भी लगती। तो वो बुलेट स्पाइडरमैन के अंदर ही होगी, जिसको निकालने के लिए इन लोगों ने सर्जरी करी होगी, और सर्जरी करने के लिए स्पाइडरमैन का मास्क निकाला होगा। सर्जरी भले बैक की हो, लेकिन ऑक्सीजन वगैरह लगाना पड़ता है उस टाइम पे, तो मास्क निकाले बिना काम नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, उस सर्जरी के बाद ये बताया गया है कि जीन हेल्प्ड स्पाइडरमैन, मतलब वो साइकिकली पीटर को कंट्रोल कर रही थी, उसकी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रही थी, विच आई डोंट अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड। मतलब वेंटिलेटर लगा के भी ये काम हो सकता था, लाइक वेंटिलेटर इज यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। मे बी ऐसा हो सकता है कि सेडी उसकी ब्रेन डेथ को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रही हो, या जो कुछ भी है, शी वॉज कीपिंग हिम अलाइव, और द मोमेंट पीटर वेक्स अप वो भी निकल जाती है वहां से। फिर फ्रैंक और पीटर के बीच में एक अच्छी खासी बैंटर होती है, और फिर हमको एक काफी बढ़िया ब्यूटीफुल सा सीन देखने को मिलता है, जहां पर पीटर पार्कर वॉक्स थ्रू पीपल जो कि स्पाइडरमैन को चीयर कर रहे हैं, और वहां पर एक छोटा सा बच्चा पीटर को देख के ऐसे पीक पीक। आई वुड अंडरस्टैंड कि ये मोमेंट हर किसी को हिट ना करे तो, बट आई फेल्ट इट एंड आई लाइक द आइडिया कि जितनी जरूरत पीटर को जीन की पड़ी, उतनी ही जीन को पीटर की भी थी, क्योंकि आंट मे की वो पीटर वाली मेमोरी इज एक्चुअली व्हाट हेल्प्स जीन मूव ऑन व्हेन शी अंडरस्टैंड्स कि दुनिया में लोगों की कितनी जरूरत पड़ती है, अपने दोस्तों की कितनी जरूरत पड़ती है। दैट इज when she actually realizes कि वो क्या कर रही है। और यही चीज जीन ग्रे के लिए आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी जब हम उसे एक्समेन की टीम में देखते हैं, बिकॉज वो एक्समेन की बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होगी, और आगे जाकर जब फीनिक्स फोर्स उसको टेक ओवर करती है ना, तो या आई फील दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और वो जो मैंने कहा था ना कि चीजों को सेटअप करने वाली बात है, तो अब तुम इमेजिन करो, ठीक है, तुमने जीन और स्पाइडरमैन को एक साथ देख लिया है। अब जब हम लोग
एक्समैन की मूवी में या फिर आगे अवेंजर्स की मूवी में या फिर आगे जब अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का इवेंट होगा तब इन दोनों को एक साथ स्क्रीन पे देखेंगे तो उसका पे ऑफ कितना बेहतरीन होने वाला है। लाइक बिकॉज वी नो कि ये चीज हो चुकी है और स्पाइडरमैन की मूवी हर कोई देखता है, सो एवरीवन नोज कि इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो चुका है। तो जब भी आगे जाकर कोई क्रॉसओवर इवेंट में ये दोनों मिलेंगे इट इज गोइंग टू बी वेरी कूल। और यही चीज हम लोग एंड गेम के बाद से एमसीयू में मिस करते आ रहे थे, जो ये लोग पहले किया करते थे। मतलब किसी मूवी में कोई कैरेक्टर्स हैं, उनका इंटरेक्शन हो चुका है, फिर आगे जाकर वो एक ग्रैंड लेवल में दोबारा इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो दैट यूज्ड टू बी अ ह्यूज पे ऑफ जो हमें एक बार फिर से अब सेटअप कराया जा रहा है। फिर पीटर की पावर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो आई वुड से कि मुझे ये थोड़ा अंडरवेलमिंग फील हुआ क्योंकि पीटर की पावर्स को ट्रेलर से लेकर एकदम बहुत ही भयानक चीज की तरह टीज किया गया था, बट एट द एंड ऑफ द डे इट टर्न्स आउट टू बी जस्ट अ बिल्डअप। जो एक मोमेंट को क्रिएट करने के लिए वो हैंड वाली जो पूरी फाइट थी उसको क्रिएट करने के लिए एक बिल्डअप ही था और कुछ भी नहीं। मतलब उसकी जो पावर्स इवॉल्व हुई हैं उसके कोई भी ग्रेटर कॉन्सिक्वेंसेस हमने नहीं देखे, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। हाँ, आगे जाकर डूम्सडे में तो खैर नहीं, उस पर भी बात करेंगे, बट सीक्रेट वॉर्स में हो सकता है कि हमें आगे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या जिसका आफ्टरमैथ है उससे पीटर डील करता हुआ दिखे जब उसको फाइनली वेनम मिलेगा। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन। मतलब उसकी जो इवॉल्व्ड पावर्स है ना वो वेनम को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है। एंड जहां तक रही फ्रैंक कैसल की बात, तो फ्रैंक को इस मूवी में एक कॉमिक रिलीफ की तरह यूज किया गया था एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। ये जॉन बंथाल के पनिशर पे एक बहुत ही फ्रेश टेक लगा मुझे। मतलब वो जो हम लोग कॉन्स्टेंटली वो ब्रूडिंग पनिशर देखते आ रहे थे, इट फेल्ट सो डिफरेंट। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पनिशर भाई, जब आप पीटर से ये कह रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को गोली खाते हुए नहीं देखा किसी के लिए, तो फिर डेयरडेविल क्या चूत है भाई? अभी कुछ ही समय पहले अपने दुश्मन के लिए गोली खाई है उसने। एंड देन हम आते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन पे। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन महान हस्ती इस पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन को वेस्ट ऑफ टाइम बोल रहा था। इट इज सो फ्रीकिंग इंपॉर्टेंट। अगर तुमको समझ में आता है कि ये क्या सेटअप करने की कोशिश कर रहा है तो इट इज सो फ्रीकिंग इंपॉर्टेंट। आई फील कि इसको थोड़ा और बेटर तरीके से किया जा सकता था, बट स्टिल हम लोग स्पाइडी ट्रैकर ऐप को देखते हैं जो कि स्पाइडरमैन को ट्रैक कर रही है और फिर वो अर्थ के बाहर निकलती है लोकेशन अननोन बता करके, और फिर हमको स्पाइडरमैन की लोकेशन स्पेस में दिखाई जाती है। इट डज नॉट सिग्निफाई अ लॉट अदर देन कि हम लोग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को स्पेस में देखने वाले हैं। लेकिन अगर तुम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि इट इज सो मच मोर देन दैट। सबसे पहले तो हम लोग स्पाइडी ट्रैकर को अर्थ पे क्वींस में देखते हैं। वो ट्रैकर वहीं पर है, वो बीप कर रहा है, जूम आउट हो रहा है, वो ट्रैकर अभी भी अर्थ पे है। और इस बीच हमें वॉइस सुनाई देती है कि न्यू स्पाइडरमैन लोकेशन फाउंड। फिर वो ट्रैकर अर्थ से दूसरे प्लैनेट की तरफ मूव करता है और बीच में थोड़ा सा ग्लिच होता है। उसके बाद स्पेस में हमें स्पाइडरमैन की एक नई लोकेशन दिखाई जाती है। तो आई फील कि ये टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नहीं है। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वही क्वींस में है जिसको वो स्पाइडी ट्रैकर लोकेट कर रहा था। ये या तो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है या फिर टोबी मैगवायर का। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन वो जो ग्लिच हुई है ना वो शायद इनकर्जन को डिनोट कर रही है। या तो ऐसा हो सकता है कि इनकी अर्थ से इनकर्जन करने के लिए कोई दूसरी अर्थ आई हो, मे बी वो टोबी मैगवायर की या एंड्रू गारफील्ड की हो, या फिर अगर तुम उस ट्रैकर को नोट करते हो ना तो वो स्पेस में है, किसी दूसरी अर्थ पे नहीं। इट कुड ऑल्सो मीन कि इन दोनों में से किसी एक स्पाइडरमैन की अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब वो जैसे थॉर इन्फिनिटी वॉर में स्पेस में फ्लोट कर रहा था ना, तो ये भी बस स्पेस में फ्लोट कर रहा है। भाई मुझे सोच के गूज़बम्स आ गए। वन थिंग आई एम वेरी क्लियर अबाउट, इस पूरी चीज के जवाब के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये डूम्सडे में हो रहा है। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि क्या ये टोबी और एंड्रू के अलावा माइल्स का स्पाइडरमैन भी हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन लॉजिकली सोच के देखो, अवेंजर्स डूम्सडे जो पुराने एक्समेन को वापस लेके आ रही है वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर क्रिएट करने के लिए, वो क्या इसी सेम नॉस्टैल्जिया पे और बिल्ड करने की कोशिश करेगी या फिर एक ऐसे नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेगी जो कि अभी तक लाइव एक्शन में है ही नहीं। आई फील कि अगर ये काम रूसोस को करना ही है तो वो सीक्रेट वॉर्स में करेंगे, ना कि एवेंजर्स डूम्सडे में। वहां पर वो एक ऐसे स्पाइडरमैन को लेके आएंगे जो मोस्ट लाइकली अभी तक हम लोगों के लिए एक फेमिलियर फेस हो और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन नॉस्टैल्जिया की फीलिंग क्रिएट करे। एंडी और टोबी से अच्छा कौन होगा? प्लस आखिरी में लिखा आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। कब रिटर्न करेगा ये नहीं बताते, कौन सा स्पाइडरमैन रिटर्न करेगा ये भी नहीं बताते। सो तुम ये मान के चलो कि डूम्सडे में कोई ना कोई स्पाइडरमैन तो रिटर्न कर ही रहा है। अब वो टॉम हॉलैंड का है, एंड्रू गारफील्ड का, टोबी मैगवायर का या रवि किशन का, ये तो देखकर ही पता चलेगा। लेकिन आई गेस इस वीडियो को इतने रखते हैं। आई हैव गॉट लॉट्स टू टॉक अबाउट, लाइक आई हैव सम इनसेन थ्योरीज अबाउट दिस।
कि किस यूनिवर्स में क्या क्या चीजें दिखाई जा भाई मैं आई गेट एक्साइटेड एंड एक अलग ही टेंजेंट पे निकल जाता, तो वहां नहीं जाते, वीडियो को 6-8 घंटे का नहीं बनाएंगे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, सब्सक्राइब।